हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई आ जाओ। सर कदे तो टाइम पर आ जाया करो भाई। टाइम पर मैं क्या करूं, कंप्यूटर अपडेट होता है यार। आज इसमें एकदम अपडेट आ गया, ऑटोमेटिक अपडेट होने लगे। इससे ना टाइम लगा दिया। नहीं मैं तो तैयार था 3 बजे बैठा हूँ, तो ये अपडेट हो ही गया। फिर थोड़ा सा चलिया, फिर मैंने तारी क्लास क्लूस शेड्यूल करी, फिर रीस्टार्ट होने लग गया। इब जाके सारा अपडेट होया है। तो भाई इसमें मेरी की गलती भाई, कंप्यूटर की गलती, कंप्यूटर की कहो। तो देखो जी, राम राम जी सारे ने। मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई 3:30 बजे के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर तो स्वागत हो। सुना दो क्या अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप लोग बता भी ना, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रखी। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने कल गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और कांग्रेस के बारे में कुछ पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे जो भी हमारे वॉइस रॉय थे उस टाइम अंग्रेज, और जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था 3 अलग अलग टाइप की पोस्ट होती थी। मतलब कैसे कैसे बनी भाई। सबसे पहले तो आए गवर्नर, सिर्फ गवर्नर होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल। भाई आप सिर्फ बंगाल के गवर्नर हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो यही पोस्ट है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, इस पोस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल। ये जनरल वर्ड और लगा दिया, जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ भारत बन गया फिर ये, ठीक है। बंगाल नहीं, ये भारत का बन गया गवर्नर जनरल। पहले गवर्नर वर्ड था, फिर गवर्नर का क्या जनरल लगा दिया। फिर यही वर्ड बन गया तुम्हारा वॉइस रॉय। मतलब कि ये वर्ड तुम्हारा 3 बार संशोधित हुआ है, 3 बार चेंज हुआ है। पहला गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ भारत, फिर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। इस टाइप से तुम्हारे नाम ये चेंज हुए हैं, ठीक है जी। गवर्नर मैंने आपको कल भी बताया था, अगर गवर्नर ऑफ बंगाल की बात पूछे सबसे पहला कौन सा था तुम्हारा, एस्टिंगस को लगाया था, वोरेन एस्टिंगस, टेस्टिंगस, टेस्ट करने के लिए कि हाँ भाई ठीक से काम करेगा नहीं करेगा। फिर गवर्नर जनरल का पद जब बदला गया, भाई गवर्नर से गवर्नर जनरल नया पद बना दिया, तो गवर्नर जनरल ऑफ भारत यानी पूरे भारत के लेवल पर पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन सा, कल भी मैंने पढ़ा था, बेंटिक था, विलियम बेंटिक, जिन्हें सती प्रथा के ऊपर बैन लगाया था। और पहला वॉइस रॉय कौन था, कैनिंग था। ये चीजें मैंने पढ़ी थी, कल भी पढ़ी थी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बकायदा पूछी जाती है और पूछी गई है, ठीक है। कि भारत का पहला, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, और भारत का पहला वॉइस रॉय कौन था। तो तीनों चीजें तुम्हारे याद होनी चाहिए, ठीक है जी, याद होगी होंगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल अड़का था, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मास्टर मेंस में जो हिस्ट्री क्लास है वो आगे पीछे कर रखी है सीक्वेंस, आगे पीछे नहीं भाई, सारी सीक्वेंस में है। चेक कर लेता हूं मैं एक बार, रुक जा। मेंस बैच की कहने लग रहा होगा मेरे भाई, मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री भाई सारी सीरीज के अंदर ही तो है, आगे पीछे तो कोई सी को नहीं। बस यह पीडीएफ है जो हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 2 और 3 की, या पीडीएफ में अलग तक डाली थी। बाकी तो सारी क्लास सही है सीरीज में, जो सीरीज अपने चल रहा है। एनटीपीसी की वीडियो कब तक डालोगे? एनटीपीसी की किस चीज की डालनी है ये तो बताओ। कट ऑफ की डालनी है या किस चीज की डालनी है? प्लेलिस्ट भाई बैच के अंदर इसका सारा सौदा। आज जो हम लोग देखो, हम लोगों ने जो कल पढ़ा था, कल हमने लगभग सारे के सारे ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है ये हमने पूरे कर दिए थे। एस्टिंगस के बारे में पढ़ लिया, मतलब एस्टिंगस के बारे में सॉरी रह रहा था। कल हमने जो मोटा मोटा पढ़ा था, कल मैंने जो मोटा मोटा पढ़ा था वो हम लोगों ने ये जो गवर्नर है, ठीक है, ये बेंटिक बुंटिक थे, रिपन रापन थे, मेयो मायो था, ठीक है, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। गवर्नर जनरल ऑफ भारत इनके बारे में हल्का पढ़ लिया, 2-3 वॉइस रॉय भी हमने पढ़े थे, ठीक है जी। आज हम लोग पहले पढ़ेंगे गवर्नर ऑफ बंगाल यानी एस्टिंगस के बारे में पढ़ेंगे। एस्टिंगस ने क्या क्या चीजें स्टार्ट करी थी, ठीक है। फिर जितने भी यहाँ के गवर्नर थे बंगाल के, जो गवर्नर बड़े उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे वॉइस रॉय के बारे में, भाई वॉइस रॉय कौन थे, कैसे थे, क्या कुछ मामला था, फिर उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, गवर्नर जनरल है वो हम सारे कल कंप्लीट कर चुके थे, उससे आगे भी निकल गए क्योंकि 1857 के बाद तो गवर्नर जनरल का रोड़ा ही खत्म हो गया। वॉइस रॉय आ गया था, मेयो वॉइस रॉय था, ठीक है, और वगैरह वगैरह इनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, ठीक है जी। ठीक है, शाबाश। अब चले
अब देखो भाई, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, एस्टिंगस के बारे में। भाई एस्टिंगस का क्या कुछ रोड़ा था, आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, किसने क्या क्या काम किए थे, सारे याद करवा दूं, टेंशन ना लो। एस्टिंगस क्या था इसके बारे में देखो। पहली चीज तो आप सभी को पता है भाई, ये क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है, ये चीज तो हमको पता है, तो लिखेंगे सभी साथी। इसका शासनकाल लिखो, शासनकाल इसका 1773 से 85 तक इसका शासनकाल रहा है, मोटा मोटा 12 साल। ठीक है जी, और इसकी खास बात क्या है, यह बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था। जनरल नहीं आएगा यहां पर, जनरल किसके अंदर आएगा, अगर भारत के लेवल की बात हुई तो गवर्नर जनरल अलग पद है, यह गवर्नर है। यह क्या था, आपका बंगाल का पहला गवर्नर था। ठीक है जी, बिल्कुल बेसिक चीज आ गई समझ में। इसी के समय में तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट आया भाई। ये किस चीज का एक्ट है, ये भी समझाऊंगा। एग्जाम के अंदर प्रश्न आया हुआ है 4 से 5 बार कि रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था, साल बताना है, किसके द्वारा लाया गया था। तो किसके द्वारा लाया गया था, वोरेन जो तुम्हारा एस्टिंगस टेस्टिंगस है, इसी के द्वारा लाया गया था। ठीक, आपको अपना बर्थ डेट तो याद है ना, बस वही चाहिए। आप मुझे अपना बर्थ डेट इंस्टा इंस्टा। ठीक है जी, इस एक्ट के तहत क्या था, इस एक्ट के तहत जो नया रूल आया वो रूल क्या था कि जो भी तुम्हारा गवर्नर का पद है, अब उसको गवर्नर जनरल बोलेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब बंगाल की बात होने लग रही है अभी, भारत की बात नहीं है। इसने क्या लिया, ये रेगुलेटिंग एक्ट लिया 1773 के अंदर। इस कानून के तहत क्या था हमारा कि जो भी तुम्हारा गवर्नर का पद है, भाई ये बंगाल का पहला गवर्नर था एस्टिंगस, अब उस पद का नाम बदल के क्या रख दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसका नाम रख दिया, यानी जनरल वर्ड और ऐड कर दिया। तो ये किसके अंदर आया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर आया। ठीक है जी, फिर यही जो अंग्रेज है तुम्हारा, यही लेके आया एक पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है जी, इसके अंदर क्या कुछ मामला था जी। पिट्स था कौन, ये पिट्स था भाई उस टाइम में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, यानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, ठीक है, उसका नाम था, उसके नाम के अंदर पिट्स आता था, तो इसीलिए उसी के नाम पर क्या है, एक्ट बन गया। ये मतलब प्रधानमंत्री था कौन, विलियम पिट था भाई, विलियम पिट इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, और इसी के नाम पर क्या तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट बढ़ा। इस एक्ट के अंदर मेनली क्या कुछ सिस्टम था भाई, तो इसके अंदर देखो क्या भाया इन्होंने, मतलब क्या क्या चीजों को मतलब स्टार्ट किया, किन किन चीजों को बंद किया, ये चीज आपको याद रखनी। पिट्स इंडिया एक्ट बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि किसके समय के अंदर आया, कब आया, किस साल आया, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो क्या है, पहली चीज तो इन्होंने दोहरी सरकार बनानी स्टार्ट कर दी। दोहरी सरकार का मतलब ड्यूल गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम, यानी जैसे मान लिया भाई, जैसे अभी सेंटर गवर्नमेंट नहीं है भाई, एक सेंटर गवर्नमेंट होगी, उसके साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, यानी इन्होंने दोहरी सरकार बनानी स्टार्ट कर दी। चीजें समझ में आई या नहीं आई, यानी पहला तो इन्होंने क्या किया, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ड्यूल, ड्यूल का मतलब क्या, दोहरा, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम लागू किया इन्होंने। ठीक है भाई, यानी कि दोहरी दोहरी सरकारें चलेंगी, डबल डबल मतलब डबल इंजन सरकार नहीं बोलते अभी जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, दूसरा इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब यानी कि जो भी सरकार होगी ना, जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगा, एक बार रुक लिखने दो, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार होगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो क्या इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन काम करेगी, यानी जो पूरे पूरे भारत को कंट्रोल करने, यानी पूरे पूरे भारत की सरकारों को कंट्रोल करने का काम करेगा कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, इसके अलावा इसी पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर तुम्हारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, इसकी भी स्टार्टिंग हुई। कोर्ट ऑफ, एक बार मैंने चेक कर दो, डायरेक्टर है, डायरेक्ट्स है, एक सेकंड रुकिए, कोर्ट ऑफ, हाँ डायरेक्टर से है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ देखो क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही था,
ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये इसका क्या कुछ मामला था? ये मेरे कोई वो नहीं था, कोर्ट वगैरह कौन था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है ये ऐसे लोगों का ग्रुप था, ऐसा ग्रुप था जो ये जो अंग्रेजों की जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के सारे काम मैनेज करता था, सारे काम मैनेज करता था। कौन करता था तुम्हारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है जी। चौथा जो इसके अंदर महत्वपूर्ण है वो क्या था? ये जो तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट है, इसी के अंदर तुम्हारा जो भी तुम्हारा मद्रास है, यानी जो चेन्नई वर्तमान में, प्लस जो भी तुम्हारा बॉम्बे है के गवर्नर भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन काम करेंगे। ये रूल थे तुम्हारे सारे के सारे पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर भाई। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? अब एग्जामिनर तुमसे क्या पूछता, कैसे पूछता, एग्जामिनर का बताता हूं तुमको। एग्जामिनर ये पूछा पहली चीज, जैसे मद्रास और जो बॉम्बे है इसके गवर्नर आपके इसके बंगाल के गवर्नर के अधीन काम करेंगे। ये किस एक्ट के तहत अंग्रेजों ने प्रस्तुत किया? तो आपको याद होना चाहिए पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, मतलब क्या था? देखो मैंने आपको बताया था, अंग्रेजों ने मेनली जितने भी हमारे समुद्री तट है ना, उनके ऊपर कब्जा कर रखा था। यानी वो जो एरिया पे जहां से वो माल अपने यहां से बिजनेस करके अपने देश के अंदर पहुंचा के पैसा कमा सके। ठीक है, तो मेनली इन्होंने मद्रास यानी चेन्नई, तमिलनाडु आपको पता है उधर भी समुद्र का तट है, इसके ऊपर कब्जा कर रखा था। बॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर, उसके ऊपर कब्जा कर रखा था। ठीक है, तो यहां पर भी क्या था? अंग्रेजों का शासनकाल चलता था। तो इन्होंने क्या बोला भाई, यहां के जो गवर्नर है ना, वो भी किसके तहत? भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसके अधीन काम करेंगे। ठीक है, इनको रिपोर्ट करें। मतलब असली मेन लीडर यो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये तो टेम्परेरी माने जाएंगे। ऐसी इसके अंदर बात थी। ठीक है जी। दूसरी चीज, दोहरी सरकार की स्टार्टिंग की, दोहरी सरकार ही होगी भाई। ये हो गया भाई, इसके अधीन ये दोनों काम करें। सरकार तो ये भी है भाई, ये भी गवर्नर है, लेकिन ये इसके अधीन काम करें, यानी ड्यूल गवर्नमेंट बन गई भाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट बन गई। ठीक है जी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना करी। ये सारी चीजें पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट पूछा जाता है बकायदा, साल 1784 याद ऐसे रख लो। मेनली 84 का मतलब होगा चुराना। ठीक है, भारतीयों को पीट पीट के यहां का सारा माल चुरा के इंग्लैंड पहुंचाना ही इसका मेन लक्ष्य था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये भी याद रखना, गवर्नर के पद का नाम गवर्नर जनरल रखा गया। और बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? एस्टिंगस टेस्टिंगस था। चीजें समझ में आई या नहीं? एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताओ, बताओ बताओ एक बार। शाबाश शाबाश। वार्डर पीवाई की सीरीज, सारी सीरीज चलाओ, तुम टेंशन ना लो। भाई मान साहब का कमेंट आया है, आपकी क्लास देखी थी सर 25 दिन इंडिया जीके की, 16 बन गए, 2 क्वेश्चन में तो हंसी आ गई, ठीक याद आ गई। रो मार्क्स 74 बने हैं। इसके अंदर के रेलवे एनटीपीसी यूजी के अंदर है ना, चंडीगढ़ से CBT 2 के लिए हो पाएगा क्या? नहीं गुरुदेव। भाई शाम तक वीडियो डाल दूंगा, क्या कुछ कट ऑफ रहेगी सारी चीजें। ठीक है, हाँ ओके। क्या पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1884? एक बार चेक कर लेता हूं भाई। भाई 1784 यार, 1884 नहीं है भाई। ठीक है, चलो आगे आगे चलो जी। ये क्लियर हो गया हर एक साथी के, ये याद रखने। ये एक्ट, एक्ट का मतलब समझ गया ना, कानून। भाई अंग्रेज ये कानून लेके आए थे, याद रखने, पूछे जाते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है। इसके अलावा यही जो एस्टिंगस था, इसी के टाइम पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, यानी जो जिस टाइम तुम्हारा पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया, इसी टाइम क्या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 का भी गठन हुआ। और ऐसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में पहले भी करवा चुका हूं, किसके द्वारा? सर विलियम जोन्स के द्वारा उसकी स्थापना करी गई थी। लिख लेंगे सभी साथी, हालांकि मैं चीज पहले करवा चुका हूं, फिर भी आपको लिखवा देता हूं भाई, ताकि एक अलग से सीरीज वाइज याद हो जाएगा। इसी के टाइम पर क्या तुम्हारा एशियाटिक सोसाइटी, याद रखने भाई ने, ये साल पहले बताने लग रहा हूं, बंगाल 1784
का गठन हुआ। भाई सोसाइटी बना ली, संस्था बनाने वाले संस्था बना की भारतीय पीट पीट की चोरी कराएं सारा माल। एक पिट्स इंडिया एक्ट काट दिया, एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी, दोनों की दोनों 1784 से याद रखो भाई, चुराना भारतीय को पीट पीट के, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत क्या है, सारा माल इंग्लैंड के अंदर भेजेंगे, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी थी, मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, सर विलियम जोन्स के द्वारा क्या है, इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है जी, जोन्स के द्वारा स्थापना। भाई आपका जो एस्टिंगस टेस्टिंगस है, इसका रोल हो चुका खत्म, सारा का सारा सौदा इसका मैंने खत्म करवा दिया है। अब आप ही लोग चलेंगे आगे। आगे कहां पर चलना है जी, आगे मुंह उठा के चलना है। अब हम लोग अगले गवर्नर की बात करते हैं, जिसका नाम होगा कॉर्नवालिस। आ जाओ। कॉर्नवालिस ने भी बहुत अच्छे अच्छे काम करे, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनर पूछता है कॉर्नवालिस ने क्या क्या करे। जिस टाइम ये तुम्हारा ये था ना एस्टिंगस, एस्टिंगस ने कब से कब तक काम किया तुम्हारा, 1773 से 85 तक, ठीक है। तो इसी से अगले साल यानी कि 1786 से लेकर 93 तक कौन आया, कॉर्नवालिस आया। कॉर्नवालिस ने अपना काम चलाया। तो क्या तुम्हारा 1786 से 93 तक कौन आया, कॉर्नवालिस साहब है। अब कॉर्नवालिस ने क्या क्या कार्रवाई बिठाई, देखो आपको याद करवाता हूं। सबसे पहले नंबर पे किया इसने भारतीय, इसको क्या भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है। भारतीय, इसी ने IAS IPS बनाए थे, सिविल सेवा का जनक। किसको बोला गया भारतीय सिविल सेवा का जनक, कॉर्नवालिस को बोला गया। याद कैसे रखो, देखो याद रखने की सिंपल सी टेक्निक, आप लोग देखो दिमाग के अंदर सोचो। सिविल सेवा के अंदर कौन कौन होते हैं जी, IAS होते हैं, IPS भी होते हैं जी, और IRS भी होते हैं जी, बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। और IAS IPS IRS किसके अंदर घूमते हैं, कार के अंदर घूमते हैं। कॉर्नवालिस के अंदर कार भी तो आने लग रहा है, कार के अंदर घूमता है। सीधी सी बात है, भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन हो गया, कॉर्नवालिस भारतीय सिविल सेवा का जनक माना जाता है, ठीक है जी। इसी कॉर्नवालिस ने, अब इसने IPS बनाए हैं, तो IPS का मतलब पुलिस सर्विस, तो पुलिस सर्विस के अंदर तो भाई दरोगा प्रणाली भी स्टार्ट होगी। यानी इसी के टाइम पर क्या तुम्हारी दरोगा प्रणाली, यानी दरोगा जो तुम्हारे डबल स्टार वाले हैं, ठीक है, दरोगा प्रणाली भी शुरू हुई थी। दरोगा प्रणाली ये क्या थी, ये थी भाई कि हर एक शहर के अंदर पुलिस थाने बनाए जाएंगे और उन थानों के इंचार्ज दरोगा होंगे, यानी जिसके पास डबल स्टार होंगे वो। तो इस चीज की शुरुआत भी किसके द्वारा करी गई थी, कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्टिंग करी गई थी, ठीक है जी, ओके। तीसरी चीज जो कॉर्नवालिस के द्वारा करी गई थी वो भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, हाँ ठीक है। तीसरी चीज जो मैंने आपको पहले बताया था मैं, स्थायी बंदोबस्त, याद आया नहीं आया, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों की नियुक्ति की जाएगी जो कि किसानों से टैक्स वसूलेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है उसकी शुरुआत भी किसके टाइम पर हुई, 1793 के अंदर। भाई सीधे है, हम लोग पानी के अंदर तैरेंगे, जमींदार अपने आप मेहनत करते रहेंगे, किसानों से टैक्स लेने में हमको सिर्फ टैक्स कलेक्ट कर करके दिया गया। यानी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है वो भी किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। इस तरीके से आपको याद रखना, ठीक है जी। अब कॉर्नवालिस के द्वारा ही तुम्हारी न्यायिक प्रणाली में भी सुधार किया गया था। न्यायिक प्रणाली में सुधार, कैसा सुधार जी, अभी बताता हूं। न्यायिक प्रणाली में कॉर्नवालिस ने क्या सुधार किया था वो आपको बताता हूं। कॉर्नवालिस ने क्या किया, जो भी तुम्हारे हर एक जिले, जितने भी जैसे हर एक जिले के अंदर है दरोगा प्रणाली स्टार्ट करी, यानी पुलिस स्टेशन खोले, थाने खोले। अब हर एक जिले के अंदर अभी थाना खोलने लग रहा है तो हर एक जिले के अंदर कोर्ट भी खोलना पड़ेगा जी, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि इसने क्या था, हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना करने की घोषणा की। हर जिले में भाई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होना ही होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना, इसकी घोषणा करी किसने, कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के द्वारा जो जो काम किए गए थे वो ये है। कॉर्नवालिस से रिलेटेड एक और प्रीवियस ईयर के अंदर जो प्रश्न पूछेगा वो आपको बताता हूं। कॉर्नवालिस की मृत्यु कहां पर हुई थी, भारत के अंदर हुई थी, और इसका मकबरा पूछा जाता है कहां पर है, गाजीपुर के अंदर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। कॉर्नवालिस की मृत्यु कहां पर हुई, भारत में, और इसका मकबरा कहां पर पाया जाता है। मकबरा मतलब जहां पर इसको दफनाया गया, क्योंकि अंग्रेज भी तो दफनाया कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको दफनाया कहां पर गया, तुम्हारा क्या नाम ले था ना मैं, कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत के अंदर। इसका मकबरा अभी नहीं बताया था मैंने, उसका नाम तो था यार, गाजीपुर, 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 एकदम जमा दिमाग ब्लैंक हो जाए। गाजीपुर, गाजीपुर के अंदर क्या था, इसका मकबरा था, ठीक है। चीजें समझ में आई, एक बार के लिए बताओ कॉर्नवालिस का रोड़ा समझ में आया नहीं आया। कॉर्नवालिस से रिलेटेड सिर्फ आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है, ठीक है।
सर रेलवे ग्रुप डी साइंस की प्लेलिस्ट में वीडियो पब्लिक कर दो वापिस। भाई रिया चौधरी बैच के अंदर डली हुई है सारी वीडियो, वो सिर्फ डेमो के लिए डाल रखी हैं। सर सीईटी मेंस में ये लाइव क्लास शो नहीं होती सुषमा धुवन। तो सुषमा धुवन तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जब लाइव यूट्यूब पे चलने लग रही तो बैच में काहे देख रही हो बे? बैच में भी क्लास खत्म होने के बाद डलेगी ना, फिर भी पगलों वाली बात करती हो तुम। बिल्कुल भाई। सर कार्नवालिस का संधि विच्छेद कर दो। कार्नवालिस का संधि विच्छेद, कार्नवालिस कार में मालिश। सर एसएससी की क्लास दोबारा कब से स्टार्ट करोगे? भाई तो एसएससी की तो है, दिल्ली पुलिस एसएससी में ही तो आती है, और कैसे स्टार्ट करूं ये तो बता दे भाई। ठीक है चलो आगे। चलो वे आगे चलते हैं, आगे आते हैं। अगला जो व्यक्तित्व आता है कार्नवालिस से आगे, उसका नाम था जॉन शोर। क्या नाम था? जॉन शोर। शोर कौन मचाए शोर, जॉन मचाए शोर। जॉन शोर कब आया? जैसे इसने कब तक काम किया? 1793 तक। अब 93 से आगे कौन आ गया? जॉन शोर आ गया। यानी 93 से 98 तक लगभग 5 साल तक काम किसने किया? जॉन शोर ने तुम्हारा लगभग 5 साल तक काम किया। ठीक है जी। शोर ने क्या क्या कार्रवाई बिठाई जी, क्या क्या काम किया? जैसे कार्नवालिस तो कार के अंदर मालिश करवाता था, ठीक है, तो जॉन शोर ने तो सीधी सी बात है भाई, कार्नवालिस कार में मालिश करवाता था, तो जॉन शोर क्या है? अब कार में तुम मालिश कराओगे तो शोर तो निकलेगा भाई। ठीक है, तो अगला ही कौन हो जाएगा? जॉन शोर। जॉन शोर ने शोर निकलवाता था। ठीक है, इसने क्या किया? इसने अहस्तक्षेप की नीति को अपनाया। अहस्तक्षेप इसका मतलब क्या जी? नॉन इंटरवेंशन। मतलब जी जैसे कि जितने भी अंग्रेज थे, जैसे अभी आप इन्हें इससे पहले वाला ही पढ़ा कार्नवालिस। कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली अपनाई। भाई आप सभी के ऊपर भाई जैसे जमींदार नियुक्त कर दिए, वो टैक्स वसूलेंगे इस टाइप से। ठीक है, दूसरी जो जागीरें हैं उनके अंदर भी हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप का मतलब समझ गए? मतलब बीच में अपनी टांग अड़ाना। तो ये क्या बोला शोर? जॉन शोर ने बोला मैं शोर नहीं मचाता। शोर कैसे भाई? कि हाँ भाई मैं ये करूंगा वो करूंगा फलाने में करना, मैं अपना काम करता हूं बस शांति से। अड़पनी होगी मुझे कोई सल्तनत, मैं अपने आप अड़प लूंगा, लेकिन मैं शोर नहीं मचाऊंगा। भैया नीति लागू कर दी, फलाना नीति लागू कर दी, उसने अड़प लिया, उसने अड़प लिया। यानी किसी ने किसके ऊपर काम किया? नॉन इंटरवेंशन नीति, यानी कि हस्तक्षेप की नीति। जो भारतीय राजा हैं जो राज करने लग रहे हैं वो करते रहो, मन उनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यानी पहला काम इसने क्या किया? नॉन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप की नीति पर काम किया। हस्तक्षेप की नीति के ऊपर काम किसने किया? तुम्हारा जॉन शोर के द्वारा तुम्हारा नॉन इंटरवेंशन की नीति पे काम किया गया। सर आज कल फेवरेट स्टूडेंट, सर आपका आजकल फेवरेट स्टूडेंट अक्षु कहाँ है? खुशी शर्मा 40 रुपये भुगतान के बेरा भाई, के बेरा कारण वाली साड़ी रडार मारिया हो। देखो भाई आगे इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आई। ठीक है जी। अब स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली थी मैंने आपको बताया 1793 के अंदर आई थी। किसके द्वारा? कार्नवालिस के द्वारा लाई गई। लेकिन कार्नवालिस उसको अच्छे से लागू नहीं कर पाया, तो स्थायी बंदोबस्त को जो अच्छे से लागू किया वो किसने किया था? जॉन शोर ने। देखो डिफरेंस है। अगर पूछे स्थायी बंदोबस्त प्रणाली आई किसके समय पर, तो वो था कार्नवालिस। ठीक है, अच्छे से लागू किसके समय पर हुई? तो जॉन शोर के टाइम पर। यानी सेकंड लिखोगे, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को अच्छे से लागू किया। ठीक है जी। लेकिन आप खुद सोचो कि अभी अभी तो इसने बोला कि भाई मैं तो नॉन इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप काम करूंगा, यानी कि मैं किसी के भी बीच में टांग नहीं डाऊंगा। जो भारतीय फिर से उसी पे काम करने लग गया और अभी अभी मना करने लग रहा था कि भाई नहीं मैं तो हस्तक्षेप की नीति पे काम करूंगा, मैं उनके बीच में कोई टांग नहीं डाऊंगा। मतलब 2 मिनट में पलट गया। ट्रंप की डाल है तो अमेरिका वाला राष्ट्रपति को नहीं ट्रंप, वो भी 2 मिनट में पलटी मार जाए, उसकी डाली वो पलटी मार गया भाई। फिर इसी के बाद इसने एक और पलटी मारी। इसने क्या पलटी मारी? ये जो मैं अभी लिखने लग रहा हूं ना, ये जो
कल जो आंसर किया ये ना, कल आई थी, पता नहीं परसों आई थी, ये रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चों की, उस आंसर की मैंने पूरी देखी थी। मैंने देखा था इसके अंदर कौन से नए प्रश्न टकरते हैं, क्या कुछ टकरता है। तो उसके अंदर मैंने एक प्रश्न देखा जो कि तुम्हारा अभी अभी आया, यानी जो रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर आया उसके अंदर प्रश्न आया। प्रश्न क्या था, 1797 के अंदर जो अवध था, अवध नाम की जगह मैंने आपको बताई, अवधोजा नहीं, अवध नाम की जगह थी। अवध का नवाब होया करता वजीर अली, उसको पद से हटाकर इसने सादत अली खान को गद्दी पर बिठाया। अवध के नवाब वजीर अली को हटाकर सादत अली खान को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया अभी अभी रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के अंदर ये प्रश्न आया था, अभी कल ही परसों आंसर किया, मैंने उसके अंदर देखा है प्रश्न क्या था कि 1797 में अवध के नवाब वजीर अली खान को हटाकर डैश को गद्दी पर बैठाया गया था। ठीक है, ऑप्शन के अंदर नाम था सादत अली खान, तो इसीलिए बोलने लगे एज इट इज डिट्टो प्रीवियस ईयर के अंदर आया। प्रीवियस क्या है, तो अभी आया, महीने पहले पेपर था, महीने पहले का, अभी हफ्ता पहले खत्म हुए हैं, 25-26 तारीख को समाप्त, इसको 5-6 सितंबर को समाप्त हुए हैं पेपर। बोलो, तो चीजें समझ में आई। तो इसीलिए बोलता हूं जो करवाता हूं सारे मतलब टाइम लग जाए है, लेकिन ये चीज है भाई कि सारा अच्छे से शोध करके रिसर्च करके तब आपको चीजें करवाई जाती हैं। ठीक है, जिन साथियों ने पेपर दिया था आप उनसे पूछ भी सकते हो कि ये प्रश्न था नहीं था। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। अब देखो इसको याद कैसे रखो, याद ऐसे रखो, देखो भाई अवध, अवध से अवधोजा बन गए। अवधोजा का तो पता हुआ, अवधोजा सर कैसे बोलते हैं, राजा की क्वालिटी, सर राजा की क्वालिटी। ठीक है, आपको राजा तभी माना जाएगा चारों तरफ गाने चल रहे हो, नृत्य चल रहा हो और आप वहां पर बैठे हो और आप पढ़ने लग रहे हो, तब तो मैं आपको मानूं कि आपके अंदर राजा बनने क्वालिटी है। तो वही अवधोजा जी क्या हैं, अवधोजा जी क्या बोले, नु बोले, अब देखो सीधी बात है, अवधोजा जी ऐसी बात करते हैं तो वो तो क्या बोले, गद्दी वाले मामले के अंदर भी आगे रहते हैं, गद्दी पर हम बैठे या मुन्ना बैठे, लेकिन सरकार हमारी ही चलेगी। ठीक है, तो इस डाल की बात करें, नहीं गद्दी, गद्दी वाली बात होगी तो सीधी सी बात है अवध, अवध की बात होगी। ठीक है, और गद्दी पर बैठना है तो शहादत तो देनी ही पड़ेगी, शहादत का मतलब शहीद तो होना ही पड़ेगा तभी गद्दी मिलती है। ठीक है, यानी शहादत तो देनी पड़ेगी। इस तरीके से शहादत अली खान, वजीर अली खान को हटा के शहादत अली खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अभी आया, इसीलिए मैं आपको इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस करके बताने लग रहा हूं। ठीक है जी, उसके बाद आता तुम्हारा वेलेजली। वेलेजली, गद्दी पर मैं बैठ गया, यानी जड़गी, अवध की जड़गी, बोला गद्दी पे ये कैसे बैठ गया। ठीक है, वेलेजली का शासनकाल कब से कब तक आया भाई, इसका शासनकाल आया 1798, 97 तक, 98 तक तो ये चला था, यानी 98 के बाद ही आएगा, तो 98 से लेकर 1805 तक, 1798 से लेकर 1805 तक किसका शासनकाल आया, वेलेजली का शासनकाल आ गया। एक बार के लिए मेरे को ये बताओ, शोर वाला समझ में आया या नहीं आया। सर आपके बैच में हिंदी और कंप्यूटर कौन, भाई हिंदी तो मैं पढ़ाता हूं अरमान, और कंप्यूटर के अलग टीचर हैं भाई, वो पढ़ाते हैं। हाँ, केवल हरियाणा जीके का भी बैच है भाई, पटवारी ग्राम से, हाँ सारा करवा रखे है उसके अंदर, आर चौहान। भाई देखो मैं बताता हूँ, सिर्फ हरियाणा जीके मिलेगी, उसके अंदर आर चौहान, ये आप एनिमल हस्बेंड्री या फिर हरियाणा पुलिस एक्ट या ये चीजें लेने की सोचने लग रहे तो ये चीजें उसके अंदर नहीं मिलेगी, ओनली हरियाणा जीके मिल जाएगी। ठीक है, ऑल क्लियर गुरुजी, नेक्स्ट। मास्टर जी कल 2 पेपर हाँ सिरवा दे दो, एक से 2 कुकर ले होगा भाई, सॉरी देगा वेलेजली। अरे लोड लाड ना लगाया करो इनका आगा। क्या हुआ, हो दो जो आपको कट्टा लेकर ढूंढ रहे हैं, हम भी उनको 14 पोरी का लट लेके ढूंढ रहे हैं। जस्ट फॉर फन यार,
हम तो सिर्फ हल्का फुल्का मजाक करते हैं यार। चले आगे, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, तो वेलेजली ने क्या क्या काम किया भाई, इसके बारे में देखते हैं भाई। तो वेलेजली ने भाई आपका जो सबसे पहला काम किया, इसने मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में बताया सहायक संधि प्रणाली, याद आई या नहीं है? यानी वेलेजली क्या बोला, तो बोला अपने वेल रिलेशन स्थापित करते हैं, सहायक संधि कर लेते हैं। सहायक संधि मैंने आपको पहले ही बताई थी कि भाई आप लोग क्या भाई हमारे साथ सेटिंग कर लो। अंग्रेज बोले भाई कोई सी भी सल्तनत कमजोर दिखती, भाई आप हमारे साथ सहायक संधि कर लो, हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, बदले में आपको हमारी सेना आपके पास रखनी है, आपको हमारी सेना पालनी पड़ेगी, सारा खान पीने का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, और जब भी युद्ध होगा तो हमारी सेना आपकी सेना के साथ मिलकर अगले बंदे को हराने का प्रयास करेगी। ठीक है, ये थी सहायक संधि। तो सहायक संधि किसके द्वारा लागू करी गई? वेलेजली के द्वारा क्या है, सहायक संधि प्रणाली स्टार्ट करी गई, क्योंकि अंग्रेजा की जड़िया कर दी, बोले तो अगले अगले राज करें, चलो इनके साथ राज करें। सहायक संधि प्रणाली स्टार्ट करी गई, किसके द्वारा स्टार्ट करेगी? वेलेजली के द्वारा, पहले बता चुका हूं। और इसी सहायक संधि प्रणाली के तहत सबसे पहला जो राज्य इन्होंने हड़पा वो कौन सा था? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद, फिर मैसूर और फिर अवध, इस हिसाब से इन्होंने हड़पे हुए। हैदराबाद, मैसूर, और फिर उन्होंने तीसरे नंबर पे किसको हड़पया? अवध को इन्होंने हड़पने का काम किया। ठीक है जी, हैदराबाद को कब हड़पया, क्या पता साल भी पूछ ले। तो 1799, सॉरी 1798, मैसूर वाला 1799, और अवध को हड़पया था शायद 1801। एक बार अवध वाला चेक कर लेना, मेरे शायद एग्जैक्टली ध्यान को नहीं, पर अंदाजा हमारा 1801, एक बार चेक कर लियो फोन में। ठीक है, तो ये तीन इन सालों के अंदर इन्होंने हड़पे थे। ठीक है जी, सहायक संधि प्रणाली के तहत। इतनी चीज समझ में आई या नहीं है? इसके अलावा इसी वेलेजली ने कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना करी थी। एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आया हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? वेलेजली के द्वारा करी गई थी। ठीक है, इसकी जड़िया कर दी, बोला मैं तो मेरा खुद का कॉलेज भी खोलूंगा। ठीक है, बाहर जारी मारने जाया करता, अपनी भारत वाली जो औरतें थी मारा करती कौड़े बोले थप्पड़। ठीक है, हांडा करता, फिर यो गो खांदा, फिर 5-6 किलो मैं तो मेरा खुद का कॉलेज खोलूंगा, उड़ा जारी मारूंगा। ठीक है, उसका नाम रख दिया फोर्ट विलियम कॉलेज। यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कब खुला तुम्हारा? साल 1800 में। कहां पर खोला? कलकत्ता। कलकत्ता भी कहां पर? बंगाल के अंदर ही है। कलकत्ता में स्थापना करी, किसने करी भाई? तुम्हारे वेलेजली के द्वारा करी गई। इतनी चीजें समझ में आई। वेलेजली ने क्या क्या करे? एक तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 के अंदर कलकत्ता के अंदर स्थापना करी, दूसरी जिन्हें सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करी, जिसके तहत इसने हैदराबाद, मैसूर और अवध, इन तीनों के ऊपर इसने कब्जा करने का काम किया भाई। ठीक है जी, चीजें समझ में आई या नहीं? एक बार के लिए सभी साथी बताएं। डन। SSCGD खातर के लिए वहां सापट सर, दिल्ली पुलिस वाले बैच में डेली लाइफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर भाई कर दियो आंसू शर्मा यार। क्लास खत्म होते हुए याद दिलवाया करो भाई, पहला याद को नहीं रहता। इतना कह दी भी इतनी देर क्लास में पढ़ाऊंगा, फिर भूल जाऊंगा क्लास लगे। ठीक है, लास्ट में याद दिवाइए, जिस टाइम क्लास बंद करना हो ना उस टाइम याद दिवाइए भाई। ठीक है, चले आगे। वेरी गुड भाई। अब ये इतना सिस्टम हो गया भाई, वेलेजली का रोला भी हो गया अपने पास खत्म जी। अब उसके बाद आया मिंटो। कौन आया? मिंटो। मिंटो कब आया जी? बीच में एक और आया था, लेकिन उसका इतना कोई खास रोल नहीं था, 1-2 साल रहा था, उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। फिर आया हमारे पास मिंटो भाई। वेलेजली कब तक रहा? 1805 तक। बीच में 2 साल कोई आंडू बांडू आया था, उसका कोई रोला याद नहीं रखना। मिंटो आया तुम्हारा 1807 में। ठीक है जी, 7 में कब तक रहा तुम्हारा? 6 साल तक रहा, यानी 1807 से 13 तक। साल याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, साल ना कभी एग्जामिनर पूछता। ठीक है, अब इसने क्या था? मिंटो क्या बोला? मिंटो ने खाई मेंटोस। मेंटोस से क्या? दिमाग की बत्ती जल गई, दिमाग शांत हो गया। तो जो वेलेजली ने जो प्रणाली चला रखी थी सहायक संधि, जिसके माध्यम से वो अलग अलग भारतीय राज्यों के ऊपर कब्जा करता हुआ जाने लग रहा था, तो इसने वेलेजली के विस्तारवाद को रोका। विस्तारवाद को तो समझ गए? यानी जो वेलेजली है अपने एरिया के अंदर विस्तार करने लग रहा था, जगह जगह अलग अलग राज्यों के ऊपर कब्जा करने लग रहा था, इसने उस कब्जे वाली प्रणाली को रोका। इसने पहला काम तो ये करा। पहला काम क्या करा? चलो कुछ तो अच्छा काम करा। मतलब मेंटोस खाली मना,
मिंटो क्या बोले, मैंने मेंटोस खा लिया, मिंटो तक मेरा दिमाग शांत है, मैं इतना विस्तारवाद नहीं करूंगा। यानी वेलेजली के विस्तारवाद को रोका। किसने रोका? मिंटो ने रोका भाई, ठीक है। 2 मिनट का मैं रोक के दर दिया, ठीक है जी। इसी के शासनकाल के दौरान साल 1813 में एक चार्टर अधिनियम आना था, उसकी नींव डली। चार्टर अधिनियम ये क्या कुछ मामला जो भी समझाता हूं। चार्टर अधिनियम की जो नींव थी वो किसके टाइम पर डली? वो डली तुम्हारे मिंटो के टाइम पर। ये था क्या जी चार्टर अधिनियम? चार्टर अधिनियम ये था भाई, अंग्रेज जो मतलब ब्रिटेन की जो संसद थी वहां पर एक कानून पास होया कि जो ये तुम्हारी मतलब पहले क्या था, अंग्रेज क्या बोले भाई हमारा ही मोनोपोली अधिकार रहेगा भारत के अंदर बिजनेस करने का। मतलब भाई जैसे इन्होंने ब्रिटेन से परमिशन ले ली कि जो हम है ना, जो मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना रखी है, हमारे सिवाय ब्रिटेन का और कोई व्यक्ति यहां पर आके बिजनेस नहीं कर सकता, इस चीज की हमको अथॉरिटी दे दो। तो अंग्रेज सरकार ने उधर से अथॉरिटी दे दी थी, जो ब्रिटेन की उस टाइम महारानी थी उसने अथॉरिटी दे दी, यहां पे तुम कर सकते हो। फिर ब्रिटेन की उसका नाम था चार्टर अधिनियम 1813। इस अधिनियम यानी इस कानून के तहत क्या रूल बनाया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी जो अंग्रेजों को जो मोनोपोली मिली हुई ना, मोनोपोली मतलब सिर्फ अंग्रेज ही भारत के अंदर व्यापार कर सकते हैं, ठीक है, ब्रिटेन की तरफ से, तो मोनोपोली तुम्हारी समाप्त करी जाती है। यानी अब और भी अंग्रेज आके भारत के अंदर बिजनेस कर सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी, ठीक है। तो यानी इसके तहत क्या था, अंग्रेजों यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, मोनोपोली का मतलब समझ गए? मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मोनोपोली समाप्त की, ठीक है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई एक बार के लिए सभी साथी बताओ मेरे को। इतनी चीजें हर एक साथी के दिमाग में घुसी? अच्छा सुमित क्या आधे जने थोड़ा बकवासबाजी में लाए रहे हैं, आधे जने तो को नहीं, 50-60 बालक हैं जी सर, क्लियर है जी, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, ओके। इसके अलावा ये जो तुम्हारा मिंटो था, मिंटो क्या था, मेंटोस खा के आराम था, मतलब चिल माइंड में रहा करता, ठीक है। इसने देखो विस्तारवाद की मतलब जो उसने चला रखा था, वेलेजलिना सहायक संधि करके सारे राज्य में कब्जा कर देता था, उसको रोक दिया, ठीक है। इसी के टाइम पर अंग्रेजों की मोनोपोली समाप्त हो गई, और भी जने यहां पर बिजनेस कर सकते हैं। यानी कि इसको क्या बोला गया, पुराने जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसको भारत में उदार शासन का अग्रदूत बोला। उदार का मतलब समझते हो? उदार का मतलब इसने भाई लोगों को ढील दी, मतलब ज्यादा सख्ताई नहीं बरती, जैसे और अंग्रेज तो जमानो बूढ़े डाल कोड़ देंगे, पिट्टा कर दे, इतना टैक्स तो फलाना ढिमकानो, ठीक है। इसलिए क्या था, भारतीयों को मतलब कि भारत के अंदर उदार शासन किया। उदार का मतलब आजादी पूर्वक शासन किया, आराम से खेल लो, मना कौन कब्जा करना, आराम से रिलैक्स होके शासन करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर बाकायदा पूछा गया कि भारत के अंदर उदार शासन का अग्रदूत किसे बोला गया है, तो मिंटो था। भारत में उदार का मतलब होता है ज्यादा छूट देना, ठीक है, उदार शासन का अग्रदूत, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो तुम्हारा मिंटो का रोला भी हो गया खत्म, ठीक है जी। उसके बाद कौन आया जी? उसके बाद और भी आए, बहुत सारे आए, लेकिन उन्होंने इतने कुछ खास काम नहीं किए। 1813 के बाद जो आए हम उनको पढ़े, वो पढ़ने लायक थे ही नहीं। उसका जो मेन बंदा आया वो आया फिर ओकलैंड। कौन आया? ओकलैंड। ओकलैंड था, ये भी एक मेन बंदा था, जो कि किसके बाद आया? मिंटो के। वैसे देखो मैंने बताया मिंटो के बाद और भी बहुत सारे जने आए, लेकिन उनमें इतना कुछ खास ना तो उन्होंने कुछ किया, ना उनके अंदर कुछ इतना खास दम था, ठीक है। तो जो मेन जो आया वो आया था तुम्हारा ओकलैंड, ठीक है, जिसके अंदर कुछ खास दम था। इसके अंदर क्या खास दम था, कब से कब तक इसका शासन हुआ? इसका शासन आया तुम्हारा 1836 से 42। ये साल याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जामिनर नहीं पूछा। इसके टाइम पर सिर्फ आपको याद रखना, क्योंकि देखो मैंने आपको पहली क्लास के अंदर नहीं करवाया था मॉडर्न हिस्ट्री की, शायद पहली बताई, दूसरी क्लास थी, प्रथम अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये सारे युद्ध नहीं करवाए थे। तो उसी के अंदर जो तुम्हारा प्रथम अफगान युद्ध था वो इसी के समय पर हुआ था, सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। यही पूछा गया है प्रीवियस ईयर के अंदर। प्रथम अफगान युद्ध है तुम्हारा, यानी
आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल का मतलब मैंने बताया था अंग्रेज, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो आंग्ल अफगान युद्ध। ये किसके टाइम पर हुआ था? ये तुम्हारा हुआ था ओकलैंड के समय पर। ये चीज मेन है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। ठीक है, ये चीज मेन है जो कि आपको याद रखनी। और ओके, तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध याद रह भाई, अंग्रेजों का अफगानियों का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, कब से कब तक चला था? 1836 था नहीं, 1838 से 42 तक चला था तुम्हारा। सिर्फ इतना याद रखना है, साल वगैरह भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पूछा था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है किसके टाइम पर चला था, तो वो था ओकलैंड। ऐसे याद रख लो भाई, युद्ध के अंदर है इतना खून बहने लग रहा था कि अगर ओक लगा के पीना चाहो ना तो खून पी भी सकते हो, इतना ज्यादा खून आने लग रहा। ओक का मतलब समझ गए भाई, आप ऐसे ओक लगा के पानी नहीं पीते, इस टाइप से, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। उसके बाद जो तुम्हारा अगला जो शासक आया उसका नाम था ओर्डिंग। ओर्डिंग कौन सा? फर्स्ट। ओर्डिंग भी दो आए थे, ठीक है। सेकंड ओर्डिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब, एक बार तो ओर्डिंग फर्स्ट याद रखो। ये कब से कब तक आया? ये आया जी 1844 से लेकर यानी 42, इसके बाद 2 साल और कोई आया था लेकिन वो याद रखने की जरूरत नहीं है। 1844 से 48 के बीच में आया। इसके टाइम पर क्या हुआ जी? इसके टाइम पर भी एक याद रखना आपको, कौन सा? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और ये माना जाता है भाई सिख समुदाय के लोग हैं भाई थोड़े शांत स्वभाव के, वो बिना बात किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते। और इन अंग्रेजों ने इतने उत्सुआ दिए कि इनकी लड़ाई होगी। मैंने आपको बताया नहीं था भाई, नदी के ऊपर इन्होंने वो बना दिया था, बांध सा बना दिया था भाई, सिख ऊपर रहते थे, अंग्रेज नीचे रहते थे, फिर इनका युद्ध हो गया था, याद आया? ठीक है, तो ये आराम से रिलैक्स होकर रहते थे। फिर क्या था? ओर्डिंग लागे। ओर्डिंग का मतलब समझते हो? जो अब आप हाईवे पे जाते हो, साइड में बड़े बड़े पोस्टर लागे, अगर हम बोलो जुबा बैंगनी इस टाइप तो आंगली करी, ठीक है, उनको ओर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ओर्डिंग लागे थे, बड़े बड़े बैनर लग गए थे कि ओ भाई सिखा का युद्ध होने लगे रहा, वो भी अंग्रेज आ गए। तो प्रथम सिख युद्ध यानी ओर्डिंग के टाइम पर होता है, ये चीज याद रखना। और ये जो युद्ध हुआ था ये तुम्हारा किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि के साथ क्या ये युद्ध तुम्हारा समाप्त है? ये चीज मैं तुमको पहले करवा चुका हूं, ठीक है जी। GL शोराण के द्वारा भाई 20 रुपया गुप्त दान किया गया है। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है, ठीक है। लाहौर पहले भी करवाया था, ये तो यार करवा रखे हैं युद्ध, तो सिर्फ अभी तो सिर्फ तुमको याद करवाने लगा कौन सा किसके टाइम पर हुआ था, ठीक है। युद्ध में पहले करवा चुका हूं, ठीक है जी। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट आया, ये जो गवर्नर थे इनका रोड़ा हो गया फिर खत्म। खत्म कैसे हुआ जी? अब आ गया कौन? कैनिंग आ गया भाई, ठीक है। कैनिंग क्या था तुम्हारा? अगर आपसे पूछ ले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था कैनिंग, ठीक है। कैनिंग के टाइम पर 1857 की क्रांति हुई, फिर इसके गवर्नर जनरल का जो पद था उसको रिमूव करके क्या नाम रख दिया? वायसरॉय रख दिया, ठीक है। तो यानी कैनिंग किस टाइम आया तुम्हारा? कौन से साल के अंदर आया? साल 1856 और 57, यानी 2 साल तक रहा था ये। अरे कौन सा रंग आ गया? 1856 से 58 तक लगभग ये रहा था। और इसके टाइम पर मेनली क्या हुआ? पहली चीज तो 1857 की क्रांति हुई, दूसरा 1858 का भारत शासन अधिनियम आया जिसके तहत गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल के रख दिया, वायसरॉय रख दिया। यानी पहला काम तो क्या हुआ? 1857 की क्रांति, ठीक है जी। और सेकंड मेन काम क्या हुआ इसके समय पर? 1858 का भारत सरकार अधिनियम जिसके तहत, इस अधिनियम के तहत क्या रूल आया कि गवर्नर जो जनरल का पद है, जनरल को क्या है अब वायसरॉय के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और इसीलिए क्या भारत का पहला वायसरॉय कौन बना? तुम्हारा कैनिंग बना। चीजें समझ में आई हर एक साथी के? मेरे हिसाब से आराम से समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। उसके बाद देखो हमने कल पढ़ा था, याद आया तुमने? लिटन के बारे, हमने डलहौजी के बारे में पढ़ा था, याद आया?
18, अरे कल नहीं पढ़ा था वो, मैंने छुड़वा दिया इधर। इससे पहले डलहौजी आ लिया था, 54 तक पता नहीं 56 तक रहा था डलहौजी। कल नहीं करवाया था। डलहौजी ने रेलवे लाइन करी थी 1853 के अंदर, बंबई से ठाणे, याद करो। कल करवाई 34 किलोमीटर वाला सारा सौदा। वो टेलीग्राफ लाइन बिछाई थी, पोस्ट ऑफिस स्टार्ट करे थे, ठीक है। कल ही फिर मैंने आप लोगों को वो भी करवाया था, लिटन ने लिटे हुए काम करे। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आया, आर्म्स एक्ट लेके आया। फिर रिपन ने आते उसका रिबन काट दिया, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिमूव किया, आर्म्स एक्ट को रिमूव कर दिया, ठीक है। वो चीजें हम लोग कल पढ़ चुके, ठीक है जी। वो इसके बाद ही तो आए थे 1878 के अंदर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो सीधी सी बात इसके बाद है। वो भी वॉइसरॉय था, ठीक है। तुम्हारा लिटन भी वॉइसरॉय था। तुम्हारा क्या नाम है, मेयो आया। मेयो के टाइम पर प्रथम जनगणना हुई, ठीक है। वो भी कब आया था, प्रथम जनगणना 1872 के अंदर हुई थी, तो 72 के अंदर मेयो आया। उससे पहले रिपन था। तो उन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मेनली डफरीन के बारे में। डफरीन का बारे में आपको पता ही, सीधी सी देखो आपको लिखवा देता हूं। पहले तो आया हमारे पास जो मेन था लिटन आया। लिटन ने क्या लिटे हुए काम करे, 1878 के अंदर प्रेस एक्ट ले गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखना है। दूसरा एक आर्म्स एक्ट ले गया, मोटा मोटा बताने लग रहा हूं क्योंकि बाकी मैं कल करवा चुका था। फिर आया तुम्हारा रिपन। रिपन ने आते रिबन काट दिया 1881-82 के अंदर। ये दोनों की दोनों चीजें इसने रिमूव कर दी, ठीक है। रिपन के बाद आया तुम्हारा मेयो ना, मेयो तो इससे पहले आया था ना, मेयो इनसे ही पहले आया था। मेयो यहां पर आया था। मेयो के टाइम 1872 में फर्स्ट इरेगुलर जनगणना हुई थी, यानी अव्यवस्थित जनगणना हुई थी, ठीक है जी। रिपन के टाइम पर ही तुम्हारी फर्स्ट 1881 में रेगुलर जनगणना हुई थी, ठीक है जी। ये चीजें अभी कल कर चुके, ओके जी। बेसिक चीजें हैं, क्योंकि मैं इसलिए बताने लग रहा हूं क्योंकि अभी स्कैनिंग कर चुके, करो स्कैनिंग के बाद ये भी अभी बातें करेंगे, ठीक है। 60 साल में और एक मतलब 70 कोई इतनी खास चीज को नहीं, फिर खास चीज हुई थी 72 का। मैं मेयो लिटन रिपन यहाँ पे कल पढ़ चुके, ठीक है जी। अब जो अभी पढ़ेंगे, हाँ डफरीन का डफर, वेरी गुड। अब अभी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डफरीन के बारे में सीधा। डफरीन के बारे में एक ही चीज आपको याद रखना, इससे बड़ा डफर व्यक्ति कोई नहीं था, क्योंकि खुद की सरकार होते हुए भी एक नई पार्टी को बनाने का निमंत्रण देने लगे रहा है। यानी साल 1885 के अंदर क्या है, इसी के टाइम पर कांग्रेस का गठन हुआ था। ये चीजें भी हम लोग पढ़ चुके। A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया था। पहली बैठक तुम्हारी कहां पर हुई थी, मुंबई के अंदर हुई थी, ठीक है। वैसे पुणे के अंदर प्रस्तावित थी, लेकिन पुणे के अंदर प्लेग फैल गया था, ठीक है, इसलिए पुणे के अंदर नहीं हो पाई, तो मुंबई के अंदर हुई थी। ये सारी चीजें हम लोग 72 लोगों ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके। A.O. ह्यूम के द्वारा स्थापना करी गई, डफरीन का टाइम था। ऐसे डफरीन से डफर, इससे बड़ा डफर कोई व्यक्ति नहीं था। खुद की पार्टी, खुद की सरकार होते हुए भी एक दूसरी पार्टी का जन्म करने लगे रहे, ठीक है जी। अब जो अगला जो मेन व्यक्ति तो आने लगे रहे, जिसका नाम वो आपको याद रखना, कर्जन, ठीक है। कर्जन, देखो कर्जन के अंदर क्या है, कर्जा। कर्जे का मतलब अब आप कर्जे के अंदर जब आपने लोन ले रखा है। कर्जन कब से कब तक आया, कर्जन आया तुम्हारा साल 1899 से 1905 तक का जो समय था, वो किसके अंदर आया, वो कर्जन के पास आया। वे कर्जन ने क्या कुछ सिस्टम कराया, इसके बारे में पढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्जन ने जो पहला काम कराया वो कराया बंगाल का विभाजन। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा था बंगाल का विभाजन किसके समय पर हुआ, तो आपको याद रखना कर्जन के समय पर बंगाल का विभाजन हुआ था। कैसे कैसे याद रखना भी बताता हूं तुमको। देखो बंगाल का विभाजन याद रखना, साल 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। इसने बंगाल को 2 भागों के अंदर बांट दिया। कौन कौन से भागों के अंदर बांट दिया जी, एक का नाम रख दिया पूर्वी बंगाल, एक का नाम रख दिया इसने पश्चिमी बंगाल। पूर्वी एंड पश्चिमी, CID वाली पूर्वी को नहीं, इन्हें 2 बंगालों के अंदर बांट दिया, ठीक है। और इसी के ये समझो तुम 6 साल बाद यानी साल 1911 में विभाजन रद्द भी कर दिया। जो बंगाल का विभाजन था उसको क्या था, रद्द भी कर दिया गया था, ठीक है जी। तो ये 2 चीजें आपको मेन याद रखनी है। 1905 के अंदर बंगाल का विभाजन हुआ था, 1911 के अंदर बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था। याद क्या, देखो 5 से बन गया पंच, जैसे ही लगेगा पंच, ठीक है। अब देखो आप पंच कहां पर लगता है, गाल के ऊपर लगता है, तो 1905 में बंगाल का विभाजन, ठीक है। और विभाजन यानी किसी भी घर के टुकड़े कब होते हैं, जब उस घर के ऊपर लोन ज्यादा चढ़ जाता है, यानी कर्जा ज्यादा चढ़ जाता है, तो कर्जन से बढ़ गया कर्जा। इस तरीके याद रख लोगे। कर्जन के समय पर बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 के अंदर, और 1911 में यानी 6 साल बाद वो बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है जी। इसी के टाइम पर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण
पुरातात्विक सर्वेक्षण का मतलब समझते हो, यानी जो पुरानी जो चीजें हैं, जैसे अपना ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जो और चीजें हैं उनको संग्रहित करके रखा जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन करी जाएगी। तो वो विधेयक भी ये लेके आया, यानी उस सर्वेक्षण का इसने विकास किया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो विकास हुआ वो भी किसके टाइम पर हुआ, वो भी तुम्हारा कर्जन के समय पर हुआ। यही ऐसे याद रख लो भाई, इसके ऊपर कर्जा ज्यादा चढ़ गया था, उस लोन को चुकाने के लिए सोचा भाई लोग घूमना होंगे ताजमहल इंडिया गेट के में रुपये देंगे, कमाई होगी, उसका कर्जा उतर जाए इस तरीके से, ठीक है। इसी के समय पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय का मतलब यूनिवर्सिटी, भारतीय इंडियन जो यूनिवर्सिटी आयोग है उसका गठन हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन हुआ था वो भी किसके समय पर हुआ, वो भी तुम्हारा कर्जन के समय पर। क्या, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग यानी यूनिवर्सिटी आयोग की स्थापना हुई थी, जो कि साल 1902 के अंदर आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ चुका है 2 से 3 बार, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। अब इसके अंदर एक डिफरेंस है, अगर आपसे भारतीय यूनिवर्सिटी आयोग पूछ ले तो 1902 हमने लिख दिया भाई, नॉर्मल चीज है, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछ ले भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, अधिनियम का मतलब समझते हो, अधिनियम का मतलब है कानून, रूल, भाई जो नया कानून बना, नया रूल बना है, ठीक है, वो बना था 1904 में। दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको समझेंगे कैसे, देखो कोई भी रूल बनता है ना तो उसके लिए कमेटी का गठन किया जाता है। अब जैसे अपनी जीएसटी परिषद, जीएसटी रूल बनाया था अपना 2017 के अंदर, अपने जीएसटी वाले रूल आए थे, जीएसटी के कानून आए थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या स्पेशल कमेटी बनी, स्पेशल कमेटी बनी थी। कमेटी का गठन हुआ मान लिया 2015 के अंदर, 2 साल तक उस कमेटी ने काम किया, ठीक है। उसके बाद 2017 के अंदर उन्होंने जीएसटी का रूल लेके आए, नहीं अधिनियम लेके आए, और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ, ठीक है जी। उसी टाइप से भारत का जो यूनिवर्सिटी जो आयोग है, यानी पहले एक आयोग, आयोग का मतलब एक कमेटी का गठन किया 1902 के अंदर, जिसने भाई कैसे कैसे यूनिवर्सिटी चलेंगी उसका खाका तैयार किया, एक तरीके से एक रूल तैयार किया, मतलब कि मीटिंग चली 2 साल तक लगभग। 2 साल के बाद है 1904 के अंदर वो कानून बना, वो कानून पेश हुआ, अधिनियम पेश हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग पूछ ले 1902, अधिनियम यानी कानून पूछ ले 1904, ठीक है। 4 का उल्टा बन गया जार, 4 जार, और जो जार प्रवृत्ति के लोग होते हैं वही क्या है यूनिवर्सिटियों के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरीके से याद रख लेंगे, याद रह जाएगा हर एक साथी के, ठीक है जी। इसके अलावा आप देखो यूनिवर्सिटियों के अंदर जार ज्यादा होंगे, जार ज्यादा होंगे तो शादियां भी बहुत ज्यादा होंगी। तो इसी के द्वारा क्या है, एक युवा पति मिशन भी स्टार्ट कराया गया, ठीक है। बस जल्दी ही जवानी के अंदर ही शादी कर दो, ठीक है। युवा पति मिशन भी किसके द्वारा स्टार्ट कराया गया तुम्हारा, बड़ा ही अच्छा मिशन था भाई ये तो। इस बात का तो मैं खुश हो गया, कर्जन की बात था, बड़ा अच्छा काम कराया भाई कर्जन। कर्जन ना चलो कुछ तो अच्छे काम करे, जारों के लिए स्पेशल जारी स्टेशन खोल दिया, जहां पर जारी मार लो, ठीक है। युवा पति मिशन स्टार्ट कर दिया, भाई जवान जवान पति ले आओ, ठीक है। मतलब महिलाएं भी खुश, युवा भी खुश, सारे के सारे खुश, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश, ये अच्छा था। HR18 मोहित, तू भी गया है गुरुजी यूनिवर्सिटी? अरे ना यार, 5वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी भाई, 6ठी क्लास तक खूब जारी मारी है भाई। कदे गए कौन यार यूनिवर्सिटी, स्कूल में कौन गया, 10वीं कौन करी यार, या क्या 10वीं तो छोड़ा, 8वीं 5वीं पास बता दिया यार। सर जी करण आज जारी मारने के बाद क्लास ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दबा के जारी मारो। तुम पढ़ाई कर लिया करो। देखो तार्किक चीज बताऊं मैं, अगर तुम सही डाल पढ़ोगे ना तो चाहे तुम कितने उल्ट पुलट से कुछ कर लो, कोई कुछ करूंगा। जैसे तो हमने देखा हुआ क्लास का, मैं जैसे मान लिया 30 बच्चे ही क्लास है, उसका मैं 5-1 बच्चे मान लिया टॉपर हैं, होशियार बच्चे हैं, ये बाकी के मान लिया भाई 10-1 बच्चे जमा डफर हैं, नालायक हैं। ये जो भी शरारत करेंगे ना अलबैद गर्दी के में भी, तो इनके नाम सब तो पहले आऊंगे हिट लिस्ट में, सब तो बूंदी डाल पिटाएंगे, मास्टर पिटाएंगे। और ये जो 5 टॉपर बच्चे हैं, अगर शरारत भी कर रहे हैं तो भी इनकी शरारत नेगलेक्ट हो जाए ना। क्यों हो जाए? क्योंकि ये होशियार पढ़े भी हैं। तो यह चीज तारा साथ भी है, अगर तुम पढ़ो हो ना, फिर से तुम जारी मारो चक्की में मार लो,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। मतलब तुम एक अच्छा काम करने लग रहे हो, पढ़ाई करने लग रहे हो, उसके साथ छोटी मोटी शरारत हो जाए, नेगलेक्ट हो जाए है, ठीक है। यही चीजें तुम्हारे घर के अंदर होंगी। घर के अंदर अगर तुम पैसा कमाते हो, फिर से तुम कुछ भी गलत कर लो, कुछ भी गलत कर किसी खून कर दो, कुछ भी गलत वैसे तुम दारू पीनी शुरू कर दो, बीड़ी सिगरेट पीनी शुरू कर दो, तो भी तारे घर के और मेरा छोरा आ गया, आ जा मेरा बेटा आ जा आज दारू पी के बाबू खतर कौन ले आया, मतलब इसी बात करेंगे। और अगर आप पैसे नहीं कमाते, यानी कुछ भी जॉब नहीं करते, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट, कुछ भी नहीं करते, ठीक है, फिर से तुम जमा आदर्शवादी हो, बीड़ी सिगरेट का जमा देख कहानी देख दे भी ना हो, जमा घर की रोटी खाते हो, तो भी तारी माटी कुटी जाएगा। बाहर साधन लेट आया, पक्का दारू पी के आया पाओगा, हैं फरी माँ हो सके तेरा बाप ने भी कौन पी कर देनो, अतः लग रहा गटक गटक पीने, मतलब इस तरीके की बात करेंगे। तो वही चीज़ है भाई, यानी अगर आप अच्छी चीज़ें करते हो समाज के उसमें दृष्टि में, ठीक है, तो आप छोटी मोटी गलत कर देते हो, नेगलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसी टाइप से यो था। और इसी टाइप से जैसे आप बताने लगे बेजारी मारने बाद क्लास लेने लगे, यानी पढ़ने तो लगे रहे ना, पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ फिर से जारी मारो चाहे और कुछ मारो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चीजें नेगलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आया तुम्हारा ऑर्डिंग सेकंड भाई। ये ऑर्डिंग देखो, अभी आप ही ने एक ऑर्डिंग फर्स्ट भी पढ़ा था, याद आया, आंग्ल सिख युद्ध, मैंने बताया था भाई सिखों के टाइम पर युद्ध हुआ तो स्पेशल होर्डिंग लग गया था, ठीक है। अब होर्डिंग सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है। होर्डिंग सेकंड ने क्या किया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी लिखने लग रहा हूं। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की भाई, यानी कि जो पहले राजधानी बंगाल के अंदर होती थी उसको कहां पर, दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दिया। आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछा गया आपको बता देता हूं, दिल्ली भारत की राजधानी पहली बार कब बनी थी, तो आपको याद रखना 1911 के अंदर क्या है, दिल्ली भारत की पहली बार राजधानी बनी थी। ऐसे रख लो भाई, दिल्ली बिल्ली, यानी बिल्ली भी क्या उस टाइम अच्छे से गीत गाने लग रही थी कि वाह हमारे यहाँ पे राजधानी बन गई, इस तरीके से आपको याद रखना, ठीक है। और ये डिसीजन किसने लिया था, ये डिसीजन कहां पर हुआ था, उस टाइम इंग्लैंड का महाराज था जॉर्ज पंचम, पंचम लिख दिया, जॉर्ज पंचम, और ये भारत के अंदर स्पेशल घूमने के लिए आया था, ठीक है, दिल्ली दरबार के अंदर। जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में घोषणा की थी इस बात की भाई, ठीक है। और इसी ने घोषणा करी थी 1911 के अंदर, ठीक है, कि बंगाल का विभाजन रद्द करो। बंगाल का जो विभाजन किया था वो भी रद्द करने का काम किसने किया था, जॉर्ज पंचम ने ही किया था। तो इन्हें दो काम किए थे अच्छे। क्या क्या काम किए, एक तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, दूसरा इसने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी। इसने ये दो काम करने का काम किया था भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, और कुछ याद रखनी है ना इसके बारे में। इसको याद कैसे रखो भाई, ओर्डिंग। भाई ओर्डिंग दूसरी बार कब लगे, दूसरी बार ओर्डिंग बैनर तब लगे जब जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आया था, ठीक है जी। अगला जो है वो है तुम्हारा एक मिंटो, मैंने पहले पढ़ा था, अब आ गया मिंटो सेकंड। मिंटो प्रथम ने क्या काम किया था भाई, 2 मिनट के अंदर क्या था भाई, बोला मेंटोस खा के रिलैक्स, जो वैले जली जो फैलन लाग रहा था, सहायक संधि थी वो समाप्त कर दी थी, और रिलैक्स होके बैठा था, सारे काम आराम से रिलैक्सेशन करके करा था। ये भी आया मिंटो द्वितीय, मिंटो सेकंड। ये बोला भाई आप ही को नहीं रिलैक्स होके बैठा, अभी तो छड़दम ताराएंगे। इसका शासनकाल आया 1905 से 10 तक। हालांकि ये मेरे को पहले करवाना था होर्डिंग से पहले, चलो कोई बात नहीं, इसको करो पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मिंटो ने क्या कुछ सिस्टम कराया भाई, इसने पहली बात है कि ये मार्ले मिंटो सुधार लेके आया 1909 के अंदर। मार्ले मिंटो सुधार ये क्या था भाई, मिंटो मार्ले क्या मार्ले मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंदर क्या नाम भी एंडी टेक रहेगा, तारा नाम टेक दे तो किसी का नाम, तो फिर किसी का नाम नहीं कहते, मार्ले सुरेश, मार्ले विश्व मार्ले मिंटो देखो भाई, तो मार्ले मिंटो सुधार एग्जाम के अंदर बकायदा पूछेगा मार्ले मिंटो सुधार कब आए थे, 1909, ठीक है भाई। क्या बोला मार्ले मिंटो, बोला नो 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 मैं नहीं मारूंगा, ठीक है। तो मार्ले मिंटो 9 से आया 1909 के अंदर क्या है तुम्हारे मार्ले मिंटो सुधार आए, ठीक है जी। इसी के टाइम पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब हुई जी, 1906 के अंदर हुई जी। कहां पर हुई जी, ढाका के अंदर हुई जी,
ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, एग्जाम के अंदर बकायदा पूछी गई है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, और कहां पर हुई थी और किस वर्ष हुई थी, तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। हाँ सर, इसकी स्थापना करी किसने थी? स्थापना भाई इसकी स्थापना करी थी आगा खान और नवाब सलीमुद्दीन खान, दो थे। एक तो आगा खान, दूसरा नवाब सलीमुद्दीन खान। इनके द्वारा क्या है, इसकी स्थापना करी गई थी। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है जी, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई हर एक साथी के। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका, ढाका कहां पर? अभी वर्तमान में बांग्लादेश में, लेकिन उस टाइम भारत का मैं था, तो इसके अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी साल 1906 के अंदर। ठीक है जी। इसी के समय पर मैंने कांग्रेस के बारे में बताया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, 1907 में क्या है, जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन था, ठीक है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। याद नहीं करवाया था मैंने आपको? साथ छोड़ दिया, साथ में साथ छोड़ दिया, 1907 में साथ छोड़ दिया। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, नरम दल और किसके अंदर, गरम दल के अंदर इसका विभाजन हो गया था। ठीक है जी, ये चीज भी समझ में आ गई, बिल्कुल हल्की हल्की चीजें, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बस एक दो और रह गया, अभी पूरा होने वाला है। सर ग्रुप सी बैच में क्या हो गया? अरे नहीं, बस अभी एक दो रह गए पूरे, एक चेम्सफोर्ड और एक रीडिंग। बस यो चेम्सफोर्ड तो ही हो जाएगा, इसका पछा एक रीडिंग रह गया, बस उसका पछा और कौन करवाते भाई, पूरा ही हो जाएगा। चेम्सफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे और एक रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लास हो जाएगी तुम्हारी पूरी। आ जाओ, अभी कर देंगे यार, जल्दी जल्दी। चेम्सफोर्ड है, चेम्सफोर्ड का समय कब से कब तक आया? 1916 से लेकर 21 तक भाई, 16 से 21 के बीच में कौन आया? चेम्सफोर्ड आया। इसने क्या कुछ परिवर्तन किया, क्या कुछ किया? एक तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जैसे भी था मार्ले मिंटो सुधार 1909, उसी के 10 साल बाद मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। बकायदा पूछे गए प्रीवियस ईयर के अंदर, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए कब थे? 1919। किसके टाइम पर आए थे? चेम्सफोर्ड के टाइम पर। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार पूछ ले 1909, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके टाइम पर क्या है? एक तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आए हमारे? साल 1919 में आए। ठीक है जी। इन सुधारों के अंदर क्या चीज दे रखी थी? इन सुधारों के अंदर दो बात बोल रखी थी। क्या क्या बात थी? पहली बात तो ये थी भाई, वही ड्यूल गवर्नमेंट वाला सिस्टम स्टार्ट करो, दोहरी सरकार प्रणाली स्टार्ट करो, और प्रांतीय स्वशासन, छोटी छोटी जो प्रांत हैं उनको खुद का शासन दे दो, जैसे सरपंच बना के छोड़ दो, वो खुद शासन संभालेंगे। तो इन्होंने क्या दो चीजें स्टार्ट करी? एक तो दोहरी शासन प्रणाली, यानी डबल इंजन सरकार स्टार्ट करो, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इस टाइप से, और एक तुम प्रांतीय स्वशासन के ऊपर ध्यान, जो छोटी मोटी प्रांत उनको दे दो, तुम खुद का शासन खुद संभालो। ठीक है, हमसे इतना सौदा मैनेज नहीं होता, इस टाइप से। ठीक है जी। इसी के टाइम पर एक और चीज हुई, वो क्या हुई जी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जी। ओहो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया जी, बिल्कुल जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी किसके टाइम पर हुआ? इसी के टाइम पर हुआ। कब हुआ जी जलियांवाला बाग हत्याकांड? साल 1919 के अंदर हुआ जी। ठीक है जी। कौन था जी, किसने करा जी? जनरल डायर था जी। जनरल डायर ने फेर दिया टायर। ठीक है जी। जब इसका बहुत ज्यादा विरोध आया भाई, बहुत सारे सैकड़ों लोग इसने मरवा दिए, उस बाग का में इकट्ठे हो रहे थे। किस लिए इकट्ठे हो रहे थे? वो एक एक्ट के विरोध में इकट्ठे हो रहे थे, जिसका नाम था रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट भी अंग्रेज लेके आए थे साल 1919 के अंदर। इसी के विरोध के अंदर ये इस बाग के अंदर इकट्ठे हो रहे थे। रोल्ट एक्ट क्या था? बिना वकील बिना दलील का कानून, यानी कि अंग्रेज सरकार के पास ये पावर होगी कि भाई अगर उनको किसी पे भी शक होता है कि हाँ भाई ये सरकार
सरकार के विरोधी है तो उसको डायरेक्ट जेल के अंदर डाल सकते हैं बिना कोई मुकदमा चलाए, ठीक है, ना उसको कोई कोर्ट में पेश किया जाए ना कुछ, और जब तक मर्जी है तब तक उसको जेल के अंदर रख सकते हैं। तो ये कानून पेश किया था, इसके विरोध में जलियांवाला बाग के अंदर लोग इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने फेर दिया टायर, गोली चलाने का आदेश दे दिया, सारे लोग मर गए थे, ठीक है। फिर लोगों ने इसका विरोध किया तो इसके विरोध के अंदर एक कमीशन का गठन किया गया, हंटर कमीशन, ठीक है। हंटर कमीशन इसकी जांच के लिए गठित किया गया था कि हमें जांच कराएंगे भाई वो कैसे कैसे इसने गलत किया जनरल डायर ने, वैसे कुछ वो कोने आता है थप्पा ही कोने अपने लगता हूँ इन्ना के मतलब से कुकरे हुआ, ठीक है जी। इसके अलावा इसी के टाइम पर साल 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन भी तुम्हारा स्टार्ट हो गया था, गांधी जी के द्वारा जो स्टार्ट कराया गया था असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट हो गया था, किसके टाइम पर, चेम्सफोर्ड के टाइम पर, ठीक है जी। अब आता है हमारा लास्ट रीडिंग, ठीक है, डैश रीडिंग, वही आपका अगर लोड लगाया आप ही लगाया कौन करा, तो डैश रीडिंग नाम का जो अधिकारी था 1921 से लेकर 26, मेरे हिसाब से जो बुक वाला जो डिपार्टमेंट है जो ये बुक छापता है एनसीईआरटी, ठीक है, इनको भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इनका नाम अगर लोड क्यों लगाने लगे अपना प्रशासन करके, अब तो नाम का तो ये उठाना चाहिए, मानो ये बात। तो रीडिंग के बारे में जो खास बात आपको याद रखनी, पहली चीज तो ये भारत का पहला यहूदी वॉइस रॉय था, और तो अंग्रेज थे, ये भारत का पहला यहूदी वॉइस रॉय था, एक तो ये चीज याद रखनी है, यहूदी वॉइस रॉय था, ठीक है जी। दूसरी चीज क्या याद रखनी इसके बारे में, 1923 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था वो भी इसके टाइम पर आया था। 1901 तो 1858 के अंदर आया था भारत सरकार अधिनियम, जिसके तहत गवर्नर जनरल का पद बदल के वॉइस रॉय रखा गया था। इसी टाइप से 1923 को नहीं, 1923 में भारत सरकार अधिनियम भी इसी के टाइम पर आया था, अधिनियम आया, ठीक है भाई। तो ये दो चीजें याद रखनी। तो भाई ये तुम्हारे जो गवर्नर जनरल वॉइस रॉय का रोड़ा खत्म करा दिया जी, अभी तो एक तो और रह गए जी, रह रहे मन पता है, लेकिन वो जब आगे घटनाएं करवाऊंगा ना 1939 के अंदर, ये जो तुम्हारी अलग अलग फौज गठित हुई थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज में काम करते थे, ठीक, देश की आज़ादी के समय कौन था वॉइस रॉय वगैरह वगैरह, ये चीजें जब अगले जो टॉपिक करवाऊँ टॉपिकों के साथ करवा दो यहाँ पर करवाने की बजाय, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना याद रखेंगे सभी साथी, सोचा तो ये भी था एमसीक्यू भी करवा दूंगा, लेकिन टॉपिक ही इतना बचा, इतना बड़ा बचा हुआ था कि एमसीक्यू तो दूर, थ्योरी बड़ी मुश्किलों से पूरी हुई, 1 घंटा 6 मिनट का समय हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी पढ़ेंगे कल, और अभी 5 बजे होगी तुम्हारी बैच के अंदर इंग्लिश की क्लास। सभी को राम राम, धन्यवाद। और हाँ भाई, एएलएम वाले कुछ साथी पूछने लग रहे थे, क्योंकि देखो बीच में पता क्या हो गया था, जो टीचर आप ने रखे थे एएलएम के लिए भाई, वो क्लास नहीं लेने लग रहे थे, इरेगुलर तरीके से क्लास लेने लगे, भाई आज ले ली 2 दिन छुट्टी, आज ले ली 2 दिन छुट्टी, किसी दिन घर कोई आएगा, मतलब नो सोड़ाड़ की समस्याएं पैदा कर रखी थी। तो बच्चे भी शिकायत कर रहे थे रेगुलर क्लास नहीं लेने लग रहे, तो वो टीचर आप ही ना बदल दिए हैं, आज से आपकी क्लास भी लगनी स्टार्ट होगी। तो जो भी साथी एएलएम का बैच लिए हुए हैं तो भाई वो डेली सुबह 6 बजे क्लास होती है एएलएम की, ठीक है, तो आप लोग लगा सकते हो भाई। नए टीचर हैं, बदल दिए हैं, पहले वाले से भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग जो चेक कर लेना, और खुद आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर लगे हुए हों, ठीक है। तो मतलब आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वो है, नो कौन भाई नो हैं, खुद क्लियर करके लगे हुए हैं, वही आपकी क्लास लेंगे, ओके। तो जो साथी बैच लिए हुए हैं उनके लिए बोलने लगे रहा हूँ। दिल्ली पुलिस वाले बैच में, हाँ आशु शर्मा, थैंक यू याद दिलवाने के लिए, भी कर दूंगा मैं, ठीक है, ओके भाई। सर कंप्यूटर की पीडीएफ नहीं डालते आप बैच में, भाई भूल गया, वहां डाल दूंगा भाई मोहित, ठीक है।